हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपसे इकबाल, आपका अपना बड़ा भाई, आपका अपना साथी, आपका अपना दोस्त। आज फिर हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की कक्षा 10 के विज्ञान में, जो जीव विज्ञान है उनमें आनुवांशिकता एवं जैव विकास में। ठीक है। इसमें से जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो दो चार हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड के एग्जाम को लेकर के। जो बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल ऐसा है कि उसमें से जरूर आता है और वो क्वेश्चन बार बार दोहराता है। तो उसके बारे में हम देखेंगे और वो आपके कहीं ना कहीं ज्ञान के दृष्टिकोण से भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है इसको जानना कि क्या ये इस प्रकार से है, या जो आनुवंशिकता है वो किस प्रकार से जाना जाता है और इसको समझा कैसे जाए, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें और क्वेश्चन को सॉल्व करने जिस प्रकार से बताया जा रहा है उस प्रकार से अगर क्वेश्चन आता है तो उसको लिखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं अच्छा खासा नंबर प्राप्त होता है। तो ज्यादा समय न लेते हुए हम सीधे प्रश्नों पर आते हैं और देखते हैं प्रश्नों को। यहाँ जो आप लोगों को दिख रहा होगा, ये प्रश्न दिया गया है, प्रश्न संख्या जिसमें 2 लिखा गया है। इसमें बताया जाता है कि विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी स्पीशीज का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ जाता है। यहाँ प्रश्न में पूछना क्या चाहता है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। यहाँ प्रश्न में पूछ रहा है विभिन्नताएं, जैसे इन्वायरमेंट की बात की जाती है, वातावरण की बात की जाती है। तो किसी स्थान के वातावरण में जब अनेक प्रकार के चेंजेज आते हैं, बदलाव आते हैं, तो उसको हम विभिन्नताओं के रूप में जानते हैं। तो ये जो विभिन्नताएं हैं वो जब आती हैं तो ये एक विशेष क्षेत्र में जो होता है वहाँ का जो इन्वायरमेंट होगा, वो वातावरण वो पूरी तरह से जब चेंज होता है तो उसमें किसी स्पीशीज की बात की जाती है। स्पीशीज क्या होता है, ये किसी प्रकार का एक जैसे आप ले लेते हैं कोई जानवर हो गया, या फिर कोई एक प्रकार का कीट हो गया, या कोई एक प्रकार का पौधा हो गया। तो इन सब चीजों के बारे में हम देखेंगे। उसमें कोई ऐसी विशेष जातियां होंगी जो उत्पन्न होकर के बाहर उभर करके आती हैं, या फिर उनकी जो वहां पर रहने की, जो वहाँ उनकी जनसंख्या की बात की जाती है, वो बढ़ने की, और वहां पर उनका वर्चस्व प्रभावी रूप से दिखाई देने लगता है और उनकी संख्याओं में निरंतर वृद्धि देखी जाती है। तो ये क्या होता है कि उनका अस्तित्व क्या होता है, बना रहता है। और जो उस इन्वायरमेंट में खुद को नहीं ढाल पाते हैं तो वो क्या करते हैं, धीरे धीरे उनका अस्तित्व वहीं पर खत्म हो जाता है। तो ये होती हैं विभिन्नताएं। अब हम इसको उत्तर के रूप में किस प्रकार लिखते हैं, ये तुथा विभिन्नताएं क्या होती हैं। ठीक है। अब हम जानेंगे विभिन्नताओं का जो उत्पन्न होने होता है और उसमें किसी स्पीशीज यानी कि मुख्य जातियां जो होती हैं, छोटी छोटी जो जातियां होंगी, या कोई जानवर होगा, कोई पौधा हो गया, या फिर हम मनुष्य को ही देख सकते हैं, कोई विशेष प्रकार का जानवर हो गया, उसको स्पीशीज के रूप में जानते हैं। ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे इसका जो आंसर होगा कि विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी स्पीशीज के अस्तित्व की संभावनाएं इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि यह वह जो स्पीशीज है स्वयं को वातावरण के अनुसार अनुकूलित करने में सक्षम हो जाता है। सक्षम होने का मतलब क्या है, खुद को उसके अनुसार वो खुद को ढाल रहा है, उस इन्वायरमेंट में, उस वातावरण में रहने के लिए खुद को काबिल बनाना। ठीक है, ये सक्षम होना कहलाएगा। उदाहरण के लिए हम देखेंगे उष्णता का मतलब क्या होता है, गर्मी। ठीक है, गर्मी को सहन करने की क्षमता वाले जीवाणुओं को अधिक गर्मी से बचने की संभावनाएं अधिक होती हैं। यदि वैश्विक उष्मीकरण ग्लोबल वार्मिंग के कारण जल का ताप बढ़ जाता है तो जीवाणु मर जाते हैं। केवल उष्ण प्रतिरोधी क्षमता वाले ही जीवित रह पाते हैं। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि जिस प्रकार से हम देखते हैं उष्णता को सहन करने के लिए, जैसे जीवाणुओं में हम देखते हैं कई कई जीवाणु ऐसे होते हैं जिनके ऊपर एक खोल पाई जाती है। ठीक है, उनके ऊपर एक अलग से कवरिंग खोल हो जाती है। तो वो क्या करते हैं, वो 100 डिग्री सेल्सियस तक वो खुद को ढाल लेते हैं और वो अधिक गर्मी को सहन कर पाते हैं। जिससे वो क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा गर्मी ताप बढ़ता है तो बहुत सारे जीवाणु जिसमें मर जाते हैं, लेकिन जो गर्मी को सहने वाले जीवाणु होते हैं, जो अपने आप को उस परिवर्तन के उस टेम्परेचर के रूप में ढाल दिए होते हैं,
तो वो आसानी से वहां पर सरवाइव कर जाते हैं और अपनी जो अस्तित्व है उसको बचा ले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ कहने का मतलब ये हो गया कि अगर वातावरण में आप खुद को उसके अनुरूप वातावरण के अनुसार ढालते नहीं हैं तो आपका वहीं पर अस्तित्व खत्म हो जाता है और आपकी जात वहीं पर खत्म हो जाती है और आपकी पीढ़ी आगे नहीं बढ़ पाती। ठीक है, तो खुद को अगर आपको अपने अस्तित्व में बनाए रखना है, अपने जात के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए क्या होता है कि आप जो है वातावरण के अनुसार खुद को ढालिए। ठीक है, अगर वातावरण के अनुसार आप खुद को नहीं ढाल पाते हैं तो वहां पर आपके अस्तित्व को खतरा पड़ जाता है और जो ढाल लेगा उसका अस्तित्व क्या हो जाएगा, उसका जो जाति होगी, जो उनकी जनसंख्याएं होंगी वो निरंतर बढ़ती जाएंगी। ठीक है, यही था इस प्रश्न का उत्तर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें से जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो अगला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एग्जाम के थ्रू भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी जानकारी के अकॉर्डिंग भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जानना कि ये मेंडल वाला जो होता है ये आपको आगे चल करके भी काम आने वाला है और अनुवांशिक के लिए बहुत ही उपयोगी है। और मेंडल साहब जो है इनको अनुवांशिकी का जनक बोला जाता है। ठीक है, अनुवांशिक विज्ञान का जो जनक है वो मेंडल साहब जी हैं। और इनका एक देखेंगे हम लोग जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें पूछा है कि मेंडल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी है। सबसे पहले बात करें अगर प्रभावी की प्रभाविता क्या होती है अगर और अप्रभावी की बात क्या होती है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई चीज दो चीजों को आपस में मिलाया गया हम मान लेते हैं कोई रंग है जैसे सफेद ले लेते हैं और काला ले लेते हैं और उनको इस रेशियो में मिलाते हैं कि जो काला है वो सफेद को पूरी तरह से कवर करके पूरा जो अगर रंगों का जो मिश्रण है वो पूरे को काला कर दे तो वहां पर हम बोलेंगे कि जो काला रंग होगा वो प्रभावी होगा इस पर सफेद रंग पर और जो सफेद रंग होगा वो अप्रभावी होगा। ठीक है, क्योंकि वो काले रंग में ही छिप गया है इसलिए उसका प्रभाव वहां पर खत्म हो जाता है। यही चीजें आपके जो होता है लक्षणों में भी हम देखेंगे कि जो प्रभावी और अप्रभावी लक्षण हैं वो आनुवंशिकता में कैसे दर्शाए गए हैं। तो यहाँ पर मेंडल ने कुछ ऐसे प्रयोग किए जिसमें हमने देखा कि कुछ ऐसी जातीय कुछ हमारे आनुवंशिक लक्षण जो होते हैं वो प्रभावी होते हैं और कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो अप्रभावी होते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। तो मेंडल ने सबसे पहला देखेंगे यहाँ पर उत्तर को हम देखेंगे। मेंडल ने पाया कि शुद्ध लंबी मटर के जो पौधे हैं तथा शुद्ध बौने मटर के जो पौधे बीज होते हैं उनके बीज जब संकरण करा कि F1 पीढ़ी में प्राप्त सभी पौधे कैसे हुए, लंबे हुए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें क्वेश्चन को पढ़ना और आंसर को लिखते समय एक विशेष चीज ध्यान देना होता है कि F1 पीढ़ी जब प्राप्त हुई तो वहां पर जो सारे पौधे थे वो लंबे प्राप्त हुए। लेकिन यहाँ पर एक बात और जान लेना होता है कि जो पीढ़ी जब पैदा हुई उसके बाद की बात की गई है कि F1 पीढ़ी वहां से मिलती है, न कि हम जब लंबे पौधे और बौनी पौधे का क्रॉस कर रहे हैं तो वो आपकी पहली पीढ़ी नहीं होगी। उसके बाद जब हम लंबे पौधे, शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे का क्रॉस करके जब पहला जो हमारी पीढ़ी प्राप्त हुई उसको हम F1 पीढ़ी कहेंगे। ठीक है, तो जब पहले जो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं कैपिटल टी और कैपिटल टी, इसको इससे हम दर्शाते हैं। ठीक है, किस प्रकार से अनुवांशिक लक्षण एक दूसरे में जाते हैं यहाँ पर हम देखेंगे। इसका क्रॉस किससे कराया गया, इसका क्रॉस कराया गया स्मॉल टी, ये शुद्ध लंबा पौधा और ये शुद्ध बौना पौधा। ठीक है, जब हम इसको क्रिया कराते हैं तो हमको क्या प्राप्त हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सारे पौधे जो हुए वो कैसे हुए, लंबे पौधे हुए। ठीक है, अब इनमें हम देखेंगे इनमें आप देख सकते हैं अर्थात दो लक्षणों में से केवल एक पैतृक जनकीय लक्षण दिखाई दे रहा है। यानी कि पैतृक लक्षण का मतलब हो सकता है इसको बोलेंगे
माता और पिता के जो लक्षण आते हैं उसमें से पिता के लक्षण या माता के लक्षण, माता पिता में से किसी एक का ही लक्षण जो है वो प्रभावी दिखाई दे रहा है। यानी कि लंबा पौधा और बौना पौधा में से जब क्रॉस कराया गया तो F1 पीढ़ी में किसका लक्षण आया, लंबे पौधे का लक्षण जो हुआ वो प्रभावी हो गया, और जो बौने पौधे का लक्षण था वो अप्रभावी ढंग से नीचे छिप गया। जिस प्रकार मैंने बताया कि अगर सफेद और काला रंग को मिलाया गया तो उसमें काला प्रभावी हो गया और सफेद रंग उसमें छिप गया। ठीक है, इसी प्रभावी लक्षण यानी कि डोमिनेंट ट्रेट्स कहते हैं, इसे डोमिनेंट ट्रैक्स कहते हैं। द्वितीय चरण में इन्होंने F1 टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी, हमने क्या कहा कि जब हम पहला क्रॉस कराए हैं उसमें जो कैपिटल टी दिया गया है वो पीढ़ी में नहीं लेंगे। वो क्या है, वो अनुवांशिक का पहला है, उसको हम माता पिता के रूप में जानते हैं, वो F1 पीढ़ी में नहीं आएगा। F1 पीढ़ी में आपके कौन आते हैं, ये वाले जो दिए गए हैं चारों, जो ये F1 पीढ़ी है, जो कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी दिए गए हैं, ये आपकी जो है वो F1 पीढ़ी है। इसमें प्राप्त जो होते हैं पौधे का स्वपरागण करवाया गया, इसमें प्राप्त पौधों का स्वपरागण कराया गया। इसमें जितने भी पौधे हुए उनका एक दूसरे के साथ स्वपरागण कराया गया, और पाया गया कि लंबे पौधे तथा बौने पौधे का अनुपात 3:1 था, अर्थात F2 पीढ़ी में लंबे पौधे प्रभावी थे परंतु बौने पौधे अप्रभावी लक्षण रिसीवर्स ट्रेट वाले भी थे। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रभावी लक्षण तो दिखाई दिया मगर कुछ ऐसे भी पौधे हुए जो क्या हुए, बौने पौधे का भी लक्षण दिखाए। अब इसको हम देखेंगे किस प्रकार। सेकंड जो होता है वो देखेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। जैसा कि आपने अभी देखा कि जब F1 पीढ़ी आपको प्राप्त क्या हुई थी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये आपका F1 पीढ़ी था। तो F1 पीढ़ी का F1 पीढ़ी के साथ जब क्रॉस कराएंगे तो इसका क्रॉस जब इसके साथ होगा, ठीक है, तो ये कैपिटल टी प्राप्त होगा, और इसका क्रॉस जब इसके साथ होगा तो यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार इसका भी उसी के साथ क्रॉस कराया गया तो कैपिटल टी स्मॉल टी मिला, फिर इसका स्मॉल टी का कराया गया तो स्मॉल टी और स्मॉल टी मिला। तो कहीं न कहीं ये शुद्ध लंबा पौधा और ये भी लंबा पौधा प्राप्त होगा, ये लंबा पौधा प्राप्त होगा, लेकिन ये क्या होगा, ये शुद्ध बौना पौधा भी प्राप्त हो जाएगा। तो कहीं न कहीं इसका रेशियो कुछ ऐसा होगा कि 3:1 के रूप में। अगर 4 पौधा आपको प्राप्त हुआ तो उसमें से 3 कैसे हुए, लंबे पौधे हुए, और एक पौधा क्या हुआ, छोटा पौधा हुआ। जब इसके बीच संकरण कराया गया, संकरण का मतलब होता है क्रॉस कराना, तो क्रॉस करने के बाद आपको एक स्मॉल जो बौना पौधा है वो प्राप्त हुआ। देखिए यहाँ शुद्ध लंबा पौधा, ये भी लंबे लंबे पौधे हुए, लेकिन ये क्या हुआ, ये एक छोटा जिसको बौना पौधा बोला जाता है उसको। अर्थात मेंडल के प्रयोग से स्पष्ट हो जाता है कि लक्षण प्रभावी या अप्रभावी हो सकते हैं। जैसे आपके अनुवांशिक लक्षण जो होते हैं वो जो माता पिता से आते हैं वो कभी कभी प्रभावी होते हैं और कभी अप्रभावी, यानी कि जो दबे रह जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और क्वेश्चन तो अभी इसमें एक दो और भी खास हैं, उसको भी लेकर आएंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है और गला मेरा खराब है जिससे आवाज़ क्लियर नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम आपको, और उसमें बताएंगे कि जो लिंग निर्धारण होता है बच्चों का वो किस पे होता है, माता के अनुसार होता है या पिता के अनुसार। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, पढ़ाई करते रहिए अच्छे से, धन्यवाद।